हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है उसका लेक्चर 3 देखने वाले हैं। हम लोग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के डिज़ाइन को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं 2 लेक्चर इसके ऊपर ऑलरेडी ले चुका हूं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के रिलेटेड, और ये हमारा सेकंड लेक्चर था। उसमें मैंने आप लोगों को स्टेप्स के बारे में बताया कि किस तरीके से हमारा जो डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है और विंड लोड होता है, जो स्ट्रक्चर हमारा रूफ ट्रस होता है उसके ऊपर लग रहा होता है पैनल पॉइंट्स पे, तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और कौन कौन से कोड हमें चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा किस तरीके से हमारा जो डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है और विंड लोड होता है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए मैं बता देता हूँ, वो चीज़ें आप अपने पास रख लीजिए। आपको IS 875 का पार्ट 3 2015 का जो न्यू कोड है वो आपके पास चाहिए। इसके लिए कि क्योंकि जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ये एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको इसमें से कुछ चीज़ें वैल्यूज़ लेनी होती हैं, जैसे K1 K2 K3 K4 की वैल्यूज़, फॉर्मूलेस वगैरह रहते हैं, कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, तो वो आपको कोड होना आपके पास ज़रूरी है। तो इस कोड का प्रिंट आउट अगर आपके पास नहीं है तो ले लीजिए, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये कोड आपके पास होना ज़रूरी है, और जिसके पास ये कोड है वो निकाल कर रख लीजिए अपने सामने। और एक एलसी चाहिए आपके पास, कैलकुलेटर रख लीजिए, और एक नोटबुक रख लीजिए, और एक पेन चाहिए। तो आज की वीडियो को करते हैं शुरू। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है आपके सामने, जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमें पूछा है कि डेड लोड, लाइव लोड और जो विंड लोड है पर पैनल पॉइंट पे फाइंड करना है। कहाँ पे? पर पैनल पॉइंट पे फाइंड करना है। पैनल पॉइंट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर 1 था, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया करा था कि पैनल पॉइंट्स क्या होते हैं। फिर भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से आज फिर से बताऊँगा क्वेश्चन में, जैसे जो जो चीज़ की नीड हमें पड़ेगी उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो आप एक बार प्लीज़ मेरी पहले वाली जो वीडियोज़ है वो देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियोज़ के आधार पर ही ये चल रहा है। इसमें हालांकि इस वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से पूरा एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करा था और जो सेकंड वीडियोस में मैंने स्टेप्स बताए हैं, ठीक है। अगर आप एक बार उन स्टेप्स को देख लेंगे तो फिर उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल बिल्कुल ईजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, नहीं तो आप इस वीडियो को भी डायरेक्टली जहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि इस एग्जांपल से भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि स्टेप से क्या होता है कि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन सा स्टेप करना है और कौन कौन सी चीज़ करनी है। ऑलरेडी आपके माइंड में रहता है कि पिक्चर रहती है कि किस तरीके से आगे हम लोगों को चलना है, ठीक है। तो ये एक ट्रस है, वर्कशॉप है, ठीक है, वर्कशॉप शेड है। कहाँ पे है? लोकेशन क्या है इसकी? अहमदाबाद में, ठीक है। और इसके लिए जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो आप देख सकते हैं नीचे। सबसे पहले दिया हुआ हमें स्पान ऑफ ट्रस, वो कितना दिया हुआ है? 15 मीटर दिया हुआ। नेक्स्ट दिया हुआ है स्पेसिंग ऑफ ट्रस, ठीक है, वो कितना दिया है? 4 मीटर दिया, सेंटर टू सेंटर। हाइट ऑफ ट्रस दिया हुआ है अबव ग्राउंड लेवल, वो कितनी है? 20 मीटर। उसके बाद ACC शीट हमें दे रखी है, ठीक है, 150 न्यूटन पर mm² यूज़ करा है एज अ रूफ कवरिंग, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ स्टेप्स में कि अगर हमें ये नहीं प्रोवाइड करा हो ACC शीट तो इसको हमें कंसीडर करना होता है, और कितनी रेंज में कंसीडर करना होता है वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। प्रॉपर मैंने आपको रेंज के हिसाब से बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे हमें यो वेट है, वेट ऑफ पर्लिन एंड अदर जो फिक्सर्स है हमारे, वो दिया हुआ है 120 न्यूटन पर mm² दिया पर प्लान एरिया, ठीक है। उसके बाद आइस ऑफ ट्रस दे रखा है हमें, ठीक है, 3 मीटर दे रखा है। पैनल्स यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पैनल्स कितने हैं? 8 है। ओपनिंग ऑफ वॉल एरिया, ठीक है, ओपनिंग ऑफ वॉल एरिया कितना? 10% है। ये आपको जरूरत होगी जब आप CPI निकालेंगे, ठीक है, इंटरनल प्रेशर निकालेंगे, तो ये सब हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो इसका लाइफ है रूफ ट्रस का वो दे रखा है 25 ईयर्स का दे रखा है। और टेरेंट कैटेगरी जो दे रखी है वो कितनी है? 3 है। और क्लास कौन सी है? A है, ठीक है, स्ट्रक्चर की। टोपोग्राफी की बात करें तो ठीक है, प्लेन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, और इसके अपवर्ड विंड स्लोप जो है थीटा जो है लेस देन कितना है? 3 डिग्री, ठीक है। तो ये उसका थीटा वो लेस देन है 3 डिग्री से, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 3 डिग्री होता है तो लेस देन 3 डिग्री होता है तो K3 की वैल्यू जनरली हम लोग 1 ले लेते हैं। ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा था। और अगर ग्रेटर देन 3 होता है, ठीक है, तो फिर उसको हमें निकालना पड़ता है IS कोड के हेल्प से, उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी स्लोप जो है लेस देन 3 है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू ले लेंगे। तो ये जो डाटा है हमारे पास गिवन है, इसको लेके हम लोगों को डिज़ाइन करना है, ठीक है, रूफ ट्रस को डिज़ाइन करना है, जिसके लिए हम लोग डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड उसके पर पैनल पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसका डिज़ाइनिंग पार्ट को शुरू। तो इस तरीके से ऑलरेडी मैंने इसको कैलकुलेट कर रखा है, मतलब कैलकुलेट कर रखा है आपके सामने, ठीक है। इस तरीके से ऑलरेडी आपको बता रखा है मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास एक पिक्चर सामने आ रही है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो यहाँ से मैं आपको एक एक स्टेप बताता चलूँगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कहीं भी डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, बाद में हम प्रॉपर कमेंट्स का आपका आंसर करेंगे। तो मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आपको कोई भी डाउट इसमें रह ना जाए, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमें गिवन क्या है, ठीक है, जो चीज़ें हमें गिवन है, हमें गिवन है कि टोटल पैनल पॉइंट्स कितने हैं, इसके 8 पैनल पॉइंट्स है, ठीक है। तो अगर 8 पैनल पॉइंट्स हैं, ठीक है, हम लोग एक रूफ ट्रस ले लिया, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो रूफ ट्रस लिया हुआ है, ठीक है, ये रूफ ट्रस है। तो यहाँ से मैं साथ साथ में निकालता जाऊँगा, नहीं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि फिर आपको अच्छे तरीके से दिखेगा नहीं। जो चीज़ मैं बताता जाऊँगा आपकी फुल कंसंट्रेशन होनी चाहिए उस पर। तो हमने मान लिया कि 4 पैनल्स पॉइंट है ईच साइड पे, ठीक है। ये अगर हमारे पास एक ट्रस है, ठीक है, आप देख सकते हो ये है। तो मैंने मान लिया 4 पैनल पॉइंट इस तरफ है, इस वाले पोर्शन में, और 4 पैनल्स पॉइंट इसके इस तरफ हैं, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं डेड लोड, लाइव लोड और बिन लोड फॉर वन साइड ऑफ ट्रस ओनली, ठीक है। हम एक की तरफ फाइंड करेंगे, क्योंकि जो एक ही तरफ होगा वही दूसरी तरफ होगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल हैं, ठीक है ना। अगर आप इस पोर्शन के लिए जो फाइंड करेंगे तो वही इस साइड वाले पे भी होगा, ठीक है। तो हम लोग एक ही साइड वाले के लिए फाइंड करने वाले हैं। और टोटल फुल पैनल पॉइंट्स कितने हैं, इसके 8 हैं। अब बात करोगे कि आप टोटल फुल पैनल पॉइंट सर 8 कैसे हैं। अगर हम बात करें तो पैनल पॉइंट पहले मैं आपको बताता हूँ। जे एक पैनल पॉइंट है, जे वाला पैनल पॉइंट है, ये वाला पैनल पॉइंट है, ये पैनल पॉइंट है, ये वाला पैनल पॉइंट है, ये पैनल पॉइंट है, ये पैनल पॉइंट है, ये यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ। तो अगर आप देखो यहाँ पे पूरे पॉइंट गिनो तो कितने हैं, 1 2 3, आप देखो 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गए, 6 हो गया, 7 8 और 9। आप ग्राफ को आपको दिखने को मिल रहा है कि 9 है, लेकिन सर आपने तो बोला कि फुल पैनल पॉइंट्स जो है कितने हैं, 8 है। अब मैं बताता हूँ आपको। मान लो यहाँ पे लोड लग रहा है, यहाँ पे लोड लग रहा है, यहाँ पे लोड लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पैनल पॉइंट है, मान लो इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से आधा लोड लेगा और यहाँ आधा लोड इस तरफ से लेगा, ठीक है। तो ये होता है एक फुल पैनल पॉइंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक लोड लग रहा है, यहाँ इस तरफ आधा लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये वाला जो पैनल पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पैनल पॉइंट है, ये आधा इधर से लेगा और आधा इधर से लेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक फुल पैनल पॉइंट। लेकिन हाफ पैनल पॉइंट कौन से होते हैं, ठीक है, इन सबको मैं हटा देता हूँ एक बार। जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे लोड लग रहा होगा अगर, तो ये सिर्फ इस तरफ का ले रहा है, ठीक है, इस तरफ से तो कोई लोड आ नहीं रहा, तो ये कौन सा हो गया, हाफ पैनल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अगर हम इसको अलग तरीके से कंसिडर करें, ठीक है, एक अलग तरीके से मान लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे सिंपली ये बता रहा हूँ, आप सिर्फ इसको देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर लोड लग रहा है तो ये वाला पॉइंट हो गया हाफ पैनल पॉइंट, यहाँ से ये वाला फुल पैनल पॉइंट हो गया, ये वाला जो हो गया यहाँ से हाफ पैनल पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से किस तरीके से, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये कौन से हमारे फुल पैनल पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट जो है हमारा कौन सा हाफ पैनल पॉइंट है। अगर हम दोनों ट्रसेस को अलग अलग करके देखें, ठीक है ना, इस पोर्शन के लिए देखें और इस पोर्शन के लिए देखें, ठीक है, दोनों के लिए हम एक ही पोर्शन के लिए देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये हाफ पैनल पॉइंट है और ये वाला भी हाफ पैनल पॉइंट है, ठीक है। ये फुल पैनल पॉइंट है, ये भी फुल पैनल पॉइंट है, ये भी फुल पैनल पॉइंट है और ये हाफ पैनल पॉइंट है। अब देखते हैं फुल पैनल पॉइंट, 1 2 3 ये फुल पैनल पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट ये, 2 और 3 ये फुल पैनल पॉइंट है। अभी हमारे पास कितने हो गए, 6 फुल पैनल पॉइंट हो गए। अब ये हमारा हाफ पैनल पॉइंट है और ये हमारा हाफ पैनल पॉइंट है, तो 1 ये हो गया। अब ये हमारा हाफ पैनल पॉइंट है और इस वाले के लिए भी तो इधर से हाफ पैनल पॉइंट होगा ना जी, क्योंकि इधर का भी हाफ लोड इधर से जा रहा है और इधर का भी हाफ लोड जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अगर ये हाफ है तो इसके लिए भी तो इधर का भी ये हाफ ले रहा है ना, तो एक जो हो गया। टोटल कितने हो गए, 6 + 1 7 और +1 8। तो इस तरीके से हमारे टोटल पैनल पॉइंट कितने हो गए, 8 फुल पैनल पॉइंट हो गए, ठीक है ना। तो आपको आई होप आपको अच्छे तरीके से अब समझ आ गया होगा। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, तो हम आपको इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली रिप्लाई देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, जो आपको सही लगे आप उससे उसको चूज़ कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। राइस आपको ऑलरेडी गिवन, राइस क्या होता है, ये जो हमारी हाइट है, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है 3 मीटर, ठीक है। और इसका स्पान कितना है, हमें 15 मीटर गिवन है, ठीक है। लेकिन हम किसके लिए करने वाले हैं, हाफ के लिए करने वाले हैं। तो हम लोग मान लो कि ये वाला पोर्शन कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर ये वाला पोर्शन कंसिडर करते हैं तो इसका स्पान कितना है, अगर टोटल 15 मीटर है तो हाफ कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। तो ये कितना है, 7, ठीक है, 7 मीटर, ठीक है। हम लोग हाफ के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि फिर 7 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन का स्टेप होता है। ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में आपको बता रखा था। इसका पहला आ जाता है एंगल ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है। एंगल ऑफ रूफ ट्रस को मैंने यहाँ पे थीटा लिखा, आप इसको अल्फा भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। आप मतलब कि इसको थीटा से डिनोट करो, अल्फा से डिनोट करो, ठीक है। जनरली अगर आप इसको अल्फा से डिनोट करोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अल्फा से डिनोट करने से क्या होगा कि जब आप लोग आगे स्लोप देखते हो तो वहाँ पे आपको थीटा गिवन रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थीटा से कर दिया, आप इसको अल्फा से करें, थीटा से करेंगे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है, वो नॉर्मल है। तो इसका जो थीटा की बात करें हम लोग, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला रहता है tan थीटा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये एक ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है।
अब ये देखो ये बन जाता है। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हमारा राइस है और बेस क्या है हमारा स्पान, ठीक है। तो राइस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ स्पान डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि हमें इतने की चाहिए। तो स्पान हमारा टोटल 15 मीटर का है, तो 15/2 करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 15/2 करेंगे तो 15/2 7.5 हो जाता है, तो 0.4 हो जाएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.4, ठीक है। तो tan इनवर्स 0.4 जब आप कैलसी में फाइंड करोगे तो वो थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 21.80 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल के आ गई है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है। प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ फाइंड करना। अब प्रिंसिपल राफ्टर कौन सा है, ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है, ठीक है। तो हम लोग अगर इस पोर्शन के लिए कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल राफ्टर, अगर इसके लिए कर रहे हो तो ये, किसी के लिए करो दोनों के लिए सेम आएगा, ठीक है ना। हम लोग मान लेते हैं कि ये वाले पोर्शन के लिए कर रहे हैं क्योंकि एक साइड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने 3D में बना रखा है तो हम लोग इसको इसके लिए करते हैं। इसमें आपको और भी चीज़ें क्लियर करनी है बाद में, तो वो मैं आपको बताते चलूँगा जैसे आती जाएंगी। तो लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर की बात करें तो वो क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर, अगर हाँ आपको पता होगा, आपने 8th-9th में पढ़ा होगा पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। जो आपने मतलब 7th 8th या 9th की बुक्स भी कर रहती है, मैथमेटिक्स की बुक्स भी कर रहती है, उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, अभी मैं आपको ये बताऊँगा किस तरीके से, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये क्या हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट जो आ गया, परपेंडिकुलर क्या है हमारा राइस का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज मतलब बेस क्या है हमारा हाफ ऑफ द स्पान लेंथ, ठीक है ना। जो हाफ ऑफ स्पान लेंथ है ये वाली, तो उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 8.07 मीटर, हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये हमारी लेंथ निकल के आ गई किसकी, प्रिंसिपल राफ्टर की। ये हमारे पास ये लेंथ निकल के आ गई, ठीक है। अब हमारे पास ये लेंथ भी है, स्पान की लेंथ है, जो हाफ स्पान है, ठीक है हमारा। राइस की हमें पता है, प्रिंसिपल राफ्टर का हमें पता चल गया, और एंगल का यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, उसका हमें पता चल गया कि वो कितना है हमारा 21.80 डिग्री है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब हमने फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाफ प्लान एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं प्लान एरिया की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लान एरिया हमारा और स्लोप एरिया क्या होता है, ठीक है। प्लान एरिया हो गया जी, हमारे पास जो ट्रस दिख रहा है ना, इसका अगर हमें प्लान बनाए तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये मान लो कि मैंने इसका यहाँ पे एक बना रखा है, ये इसका एक प्लान बना रखा है, ठीक है मैंने, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें तो ये मैंने आपको बता रखा है, ये हो गया बीच में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये जो लाइनें हैं ये क्या है, हमारे ट्रस है, ठीक है। और रूफ ट्रस है, जैसे यहाँ पे ये ट्रस है ना, ये आप देख सकते हो, ये एक ट्रस है यहाँ पे, इस तरीके से ये क्या है, ट्रस है, ठीक है। अगर आप इसको प्लान में ड्रा करोगे तो इसी तरीके से दिखेंगे, ठीक है। और बीच में जो है ये लाइन है, ठीक है, डॉटर लाइन है, ये क्या है हमारी रिज लाइन है, ठीक है। रिज लाइन क्या होती है, जो हमारी टॉप की लाइन होती है ये वाली, ठीक है, ये हमारी रिज लाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से बना रखा है। और ये जो हमारा बीच का, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, एक हमारा जो हमारा रूफ ट्रस से लेके दूसरे रूफ ट्रस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है। मतलब एक रूफ ट्रस, ये हमारा रूफ ट्रस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या है हमारा स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया, हर एक चीज़ पता चल गई। अब हमें निकालना क्या है, हाफ प्लान एरिया। तो हाफ प्लान एरिया कैसे निकालते हैं, अब वो चीज़ देखते हैं। स्पान बाई 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, ये इसका फॉर्मूला रहता है, ठीक है। स्पान बाई 2, टोटल स्पान कितना है उसका, तो हम लोग कितने हाफ स्पान के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने बोला कि हाफ स्पान के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो स्पान का आधा हो जाएगा, हाफ स्पान एरिया फाइंड करेंगे ना, तो स्पान का आधा कितना हो जाएगा, टोटल 15 है तो आधा कितना हो जाएगा 7.5, ठीक है। तो 15/2 इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस कितनी है, तो 4 है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि 4 मीटर की स्पेसिंग है, ठीक है। तो 15/2 इंटू 4 अगर करेंगे तो 30 मीटर स्क्वायर का हमारा हाफ स्पान एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देख लेते हैं हाफ स्लोप एरिया। अब हाफ स्लोप एरिया क्या होता है, ठीक है। स्लोप एरिया की बात करें तो जो हमारा, ठीक है, ये स्लोपिंग एरिया है, ठीक है, ये वाला अगर आप देखते हो इस तरफ से और इस तरफ से, ये जो स्लोपिंग एरिया, इसका हाफ स्लोपिंग एरिया के लिए हम फाइंड करने वाले हैं। हाफ स्लोपिंग एरिया के लिए फाइंड करना है तो हमारी जो लेंथ रहती है किसकी, प्रिंसिपल राफ्टर की जो लेंथ रहेगी, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस से, ठीक है। स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास हाफ स्पान एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वो कितना है, हमारी लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर कितना है, 8.07 जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करा है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कराना स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस से, तो वो कितनी है 4 मीटर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ रही है वो आ रही है 32.31 मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू से फाइंड करके हम लोगों ने निकाल ली हाफ स्लोप एरिया की। स्लोप, हमारा स्लोप एरिया ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग टाइल्स वगैरह कुछ भी अप्लाई करते हैं, डिफरेंट रूफ कवरिंग्स जो अप्लाई करते हैं, वो वाला एरिया जो होता है, ठीक है। अगर आप ट्रस देखोगे तो उसके ऊपर आप देखोगे कि जो हमारा स्लोपिंग होता है, ठीक है, जो स्लोपिंग होता है जिससे हमारा कोई बारिश का पानी वगैरह कुछ भी होता है उससे नीचे आता है, ठीक है, स्लोप प्रोवाइड किया होता है, ठीक है। तो उसका अगर हम लोग देखें तो उसका स्लोप एरिया फाइंड करना हो तो वो कैसे होता है, लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस करेंगे तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हाफ स्लोप एरिया निकल के आ जाएगा।
तो ये हम लोगों ने प्रीलिमिनरी कैलकुलेशंस थी, ठीक है, जो हम लोगों को फाइंड करनी थी, जिन जिन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए हमारा डेड लोड जो लाइव लोड वगैरह फाइंड करने के लिए। अब बात करते हैं इसके डेड लोड की, डेड लोड कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉरी, एक्चुअली ये वीडियो जो है फ़ोन से रिकॉर्ड करी जा रही, तो उसकी वजह से कुछ आपको स्क्रीन ऊपर आते जो स्लाइड्स वगैरह हैं उसको देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा। बेसिकली आप अपने इस फोकस रखिए, जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसी के ऊपर फोकस रखिए, बहुत जल्द इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हम लोग फाइंड करेंगे वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल, ठीक है। जो हमारा वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल रहेगा उसको फाइंड करेंगे। इसके लिए जो हमारे IS 875 पार्ट 1 में जो सारी चीज़ें आपको गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड है कि जो ACC शीट के लिए हम लोग लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेने वाले हैं ऑन स्लोप एरिया, ठीक है। तो अब जो ACC शीट्स हैं, जो शीट्स हम लोग अप्लाई करते हैं वो कहाँ अप्लाई करते हैं, और आपको माइंड में क्वेश्चन होगा कि स्लोप एरिया पे क्यों किया। अगर आप लोग टाइल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, रूफिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, टाइल्स रूप पे अप्लाई करते हो, तो कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो स्लोपिंग एरिया होता है। अगर कोई भी चीज़ आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे, तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे स्लोपिंग एरिया पे प्रोवाइड करोगे, तो इसलिए हम लोग किसके लिए लेंगे, स्लोपिंग एरिया के लिए लेंगे इसको, ठीक है। तो स्लोपिंग एरिया के लिए लेंगे इसको। तो इसके लिए वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल कैसे आएगा, 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है किसके, स्लोप एरिया पे, ठीक है। तो स्लोप एरिया ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर रखा है 32.31, तो 150 को मल्टीप्लाई करा देंगे 32.31 से, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 4846.5 न्यूटन। तो ये हमारा वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल निकल के आ जाएगा, ठीक है, जो हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं रूफिंग मटेरियल ACC शीट्स अप्लाई करने वाले हैं। तो उसका जो वेट निकल के आ रहा है स्लोप एरिया पे वो कितना निकल के आ रहा है, हाफ के लिए, ठीक है, यहाँ भी हम लोग हाफ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, इस पोर्शन के लिए। तो हाफ के लिए कितना निकल के आ रहा है, 4846.5 न्यूटन निकल के आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है वेट ऑफ पर्लिन का, ठीक है। पर्लिन का जो वेट है वो कितना होता है, ये अगर आप देख सकते हो, ये पर्लिन है, ये पर्लिन है, ये पर्लिन है, ठीक है। तो वेट ऑफ पर्लिन क्या होगा, तो वेट ऑफ पर्लिन ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, वेट 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑन प्लान एरिया। तो वेट ऑफ पर्लिन इज इक्वल टू प्लान एरिया पे आएगा। पर्लिन का वेट जो लगता है वो किस पे लगेगा, प्लान एरिया के ऊपर लगेगा। आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है कि सिर्फ हमारा जो है वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल में स्लोप एरिया पे लगता है, बाकी जितनी भी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे वो किसके ऊपर लगेंगी, प्लान एरिया के ऊपर लगेंगी। सिर्फ एक ही चीज़ है, वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल जो हमारा स्लोप एरिया के ऊपर लगता है। अब बात कर लेते हैं वेट ऑफ पर्लिन की। तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 30 क्या है हमारा, जो हम लोगों ने फाइंड करा हुआ है प्लान एरिया। आप देख सकते हो यहाँ पे 30 हम लोगों ने फाइंड करा हुआ है, तो ये हमारा प्लान एरिया है, ठीक है। तो प्लान एरिया के ऊपर लगेगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 30 करेंगे तो 3600 न्यूटन हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी वेट ऑफ पर्लिन की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस की। जो हमारा रूफ ट्रस है, ठीक है, ये अगर हमारा रूफ ट्रस है, ठीक है, ये रूफ ट्रस है, तो इसका कुछ सेल्फ वेट, अपना वेट भी तो होगा सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट फाइंड करने के लिए एक हमारे पास जो फॉर्मूला है हमारे पास, या IS कोड हमें फॉर्मूला प्रोवाइड करता है 10 × स्पान/3 + 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। तो 10 × स्पान कितने के लिए, टोटल स्पान कितना है, अगर हम लोग ये हमारा पूरा का पूरा क्या टस है, तो टोटल स्पान कितना है इसका, 15/3 + 5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये किसके ऊपर लगेगा, सेल्फ वेट जो होता है रूफ ट्रस का किसके ऊपर लगेगा, प्लान एरिया के ऊपर लगेगा। तो इसको हम लोग प्लान एरिया के ऊपर फाइंड करेंगे। तो सेल्फ वेट ऑफ जो हमारा रूफ ट्रस निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 30। तो इसका कितना निकल के आ जाएगा हमारा 3000 न्यूटन हमारे पास निकल के आ जाएगा, 3000 न्यूटन हमारे पास निकल के आ जाएगा, वैल्यू जो निकल के आ जाएगी सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस। इतना वेट जो है रूफ ट्रस का अपना वेट लग रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं वेट ऑफ विंड ब्रेसिंग की, ठीक है। विंड ब्रेसिंग भी होता है, ठीक है। उसका विंड ब्रेसिंग क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि विंड ब्रेसिंग क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से क्लियर करा हुआ है मैंने विंड ब्रेसिंग क्या होती है। ऑलरेडी वहाँ पे मैंने 3D मॉडल लिया हुआ था, एक वहाँ पे डायग्राम ड्रा करी हुई थी 3D मॉडल फर्स्ट वीडियो जो था इंट्रोडक्शन में, तो वहाँ पर मैंने आपको अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन करा था विंड ब्रेसिंग्स बेसिकली क्या होती हैं। तो विंड ब्रेसिंग के लिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सेकंड वीडियो जो मैंने बनाई थी स्टेप्स के लिए उसमें मैंने आपको बताया था कि रेंज बताई थी कि अगर नहीं गिवन है तो कितने से कितने के बीच आप इसको ज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ज्यूम कर लिया 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लान एरिया के लिए मैंने ज्यूम कर लिया। तो इसकी वैल्यू जो है अजम्पशन जो होती है, ठीक है, ज्यूम करने की, तो मैंने ऑलरेडी रेंज आपको बता रखी है इससे पहले वाली वीडियो में, तो आप उसमें जाके देख सकते हो हर एक चीज़ के लिए। विंड ब्रेसिंग के लिए अगर हमें ACC शीट्स के लिए नहीं गिवन है तो उसके लिए क्या रहती है, तो वो प्रॉपर रेंज मैंने ऑलरेडी बता रखी है। तो उसको फिर से बता के हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है, पूरा का पूरा जो है हमारा भी इसको एक्सप्लेन करूँ। विंड लोड, विंड प्रेशर वगैरह हम लोगों को फाइंड करना है, तो लाइव लोड, डेड लोड फाइंड करना है, तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसको आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आता है, कोई चीज़ में डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर से हम लोग आपको बता देंगे। तो अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ।
विंड ब्रेसिंग की बात करें तो विंड ब्रेसिंग के लिए हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, जूम कर लिया कि 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा है प्लान एरिया पे, ठीक है। तो प्लान एरिया की बात करें तो ठीक है, 12 प्लान एरिया कितना था अभी पहले वाली वीडियो में मैंने यहाँ पे अभी सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने फाइन करा हाफ प्लान एरिया कितना था 30 मीटर पर मीटर स्क्वायर के लिए होता है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने फाइन करा ना स्पान बाय 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, तो कितना वैल्यू निकल के आ रही है 30 मीटर स्क्वायर हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है किसकी, प्लान एरिया की। तो यहाँ पे 30 मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 क्यों 12 हमने जूम करा हुआ है, ठीक है, इतना लग रहा है प्लान पे लग रहा है, तो हमारे पास 316 न्यूटन हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास चारों चीज़ें निकल के आ गई, हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ जो इसके लिए होता है, वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल क्या है, उसका वेट ऑफ पर्लिन का क्या है, सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस क्या है, उसके बाद में हमारा वेट ऑफ विंड ब्रेसिंग क्या है। जितनी भी ये वैल्यू है, ठीक है, इन इक्वेशंस को मैंने ए बी सी डी का नाम दे रखा है, आप देख सकते हो ये ए वाला माना हुआ है, ये बी माना हुआ है, इसको मैंने आगे सी माना हुआ है, सी माना हुआ आप देख सकते हो, और इसको मैंने डी मान लिया है। तो इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। इन सबको ऐड करने के बाद में क्या वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है 11806.5 न्यूटन हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है। ये हमारा टोटल डेड लोड निकल के आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं पर पैनल पॉइंट का, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हम लोग किस तरफ कर रहे हैं, एक ही साइड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ऑन वन साइड ऑफ रूफ ट्रस देयर आर 4 पैनल पॉइंट्स, ठीक है, 4 हमारे फुल पैनल पॉइंट्स हैं एक तरफ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक तरफ हमारे 4 पैनल पॉइंट्स हैं। अगर आपको फिर भी डाउट है, एक ये फुल पैनल पॉइंट है, एक ये फुल पैनल पॉइंट है और एक ये फुल पैनल पॉइंट है। अगर यहाँ पे लोड लग रहा है तो हाफ ये वाला जो है हाफ पैनल पॉइंट है, और यहाँ पे लोड लग रहा है तो ये हाफ पैनल पॉइंट। हाफ पैनल पॉइंट क्यों, क्योंकि इस तरफ कुछ नहीं है और इस तरफ भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इतना ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 फुल पैनल पॉइंट है, 2 हाफ पैनल पॉइंट है, तो टोटल कितने हो गए, 4 फुल पैनल पॉइंट हो गए ना, ठीक है। तो 4 हमारे पास फुल पैनल पॉइंट है। तो डेड लोड पर पैनल पॉइंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो टोटल डेड लोड आ रहा है हमें निकालना कितना, एक के लिए, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक के लिए निकल के आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास 2951.6 न्यूटन निकल के आ गया। अब जो आ गया डेड लोड ऑन फुल पैनल पॉइंट। फुल पैनल पॉइंट मतलब इंटीरियर पैनल पॉइंट। फुल पैनल पॉइंट को हम लोग इंटीरियर पैनल पॉइंट भी बोलते हैं। जो न्यूटन में है वैल्यू, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.95। इसको अगर हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट देखें तो हमारे पे 516 है, तो इसको अगर अप्रॉक्सीमेट करें तो क्या हो जाएगा 2.952 किलो न्यूटन हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब बात करेंगे डेड लोड जो हमारा हाफ पैनल पॉइंट के लिए, ठीक है, एक्सटीरियर पैनल पॉइंट के लिए, तो वो क्या निकल के आएगा, ठीक है। एक्सटीरियर पैनल पॉइंट की बात करें, ठीक है, जैसे कौन से पॉइंट आ गए, ये वाले, ठीक है। तो जो फुल पैनल पॉइंट पे हमारा लोड आ रहा है, ठीक है, उसका आधा ले लेंगे। एक फुल पैनल पॉइंट पे आ रहा है तो उसका आधा ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ पैनल पॉइंट हो जाएगा। तो एक पैनल पॉइंट पे हमारा लोड कितना आ रहा है, ठीक है, 2951.6 न्यूटन हमारे पास आ रहा है एक फुल पैनल पॉइंट के लिए। हमें निकालना किसके लिए, हाफ के लिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ गया हाफ पैनल पॉइंट, जहाँ एक्सटीरियर पैनल पॉइंट भी इसी को बोलते हैं। इसको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इंट्रोडक्शन में, एक्सटीरियर पैनल पॉइंट, इंटीरियर पैनल पॉइंट। तो आप एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग किलो न्यूटन में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कराना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करवाने के बाद जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 1.476 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोगों ने डेड लोड फाइंड कर लिया। अभी डेड लोड हम लोगों ने फुल पैनल पॉइंट के लिए फाइंड करा, 4 के हमारे जो फुल पैनल पॉइंट है उसके लिए फाइंड करा, और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो हमारे हाफ पैनल पॉइंट होता है उसके लिए कितना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा आ जाता है कैलकुलेशन, आ जाता है लाइव लोड के लिए, ठीक है। लाइव लोड के लिए कैलकुलेशन किस तरीके से होंगी, ठीक है। ये हमारा स्टेप 3 हो गया, ठीक है। स्टेप 1 था प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन का, स्टेप 2 हम लोगों ने देखा जो हम लोगों को डेड लोड कैलकुलेशंस करा हम लोगों ने, और थर्ड जो स्टेप है हमारा ये रहेगा लाइव लोड कैलकुलेशन का। तो अगर इसकी बात करें तो IS 875 पार्ट 2 में जो हमारा है वो किसका, लाइव लोड का है, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लाइव लोड की बात करें तो लाइव लोड ऑन पर्लिन के लिए जो हमारा फॉर्मूला रहता है, ठीक है, जो पर्लिन पे लाइव लोड है वो फॉर्मूला रहता है 750 - 20 इंटू थीटा -10, ठीक है। थीटा जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में फाइंड करा हुआ है, ठीक है, वो वैल्यू, ठीक है। तो थीटा हम लोगों को कितना निकल के आया है 21.80 डिग्री, ठीक है, निकल के आया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 2 फॉर्मूले बन के आते हैं, ठीक है। ये एक मतलब बेसिकली 2 फॉर्मूले नहीं है। अगर थीटा की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 10 डिग्री होती है तो हम लोग इसमें हम लोग पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर थीटा की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 10 मतलब लेस देन 10 डिग्री होती है, ठीक है, तो इसके लिए कौन से मतलब रहेगा, वो ऑलरेडी मैंने आपको सेकंड जो वीडियो थी उसमें स्टेप्स थे तो उसमें मैंने आपको बता रखा है। तो फिर हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं। तो उसके लिए अब हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 750 - 20 इंटू
21.80, ठीक है, 80 - 10 हमारे पास ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी थीटा की। तो वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 514 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। और ये क्या है, ग्रेटर देन 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगर ये लेस देन 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है तो हम लोग इसको ओके नहीं मानते, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं 400 का कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे अगर हमारी थीटा की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 10 डिग्री है और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो ग्रेटर देन 400 आती है तो ओके है, ठीक है, वही वैल्यू लेंगे हम लोग। लेकिन अगर वो वैल्यू लेस देन 400 निकल के आती है, ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है, मान लो कि 380 निकल के आती, तो हम लोग वैल्यू क्या ले लेते, 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैल्यू को कंसिडर करते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हमारी थीटा जो हमारा लेस देन है 10 डिग्री से, ठीक है, तो उसके लिए क्या रहता है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो में उसमें बता रखा आपको स्टेप्स में। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं फिर से आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँगा तो फिर वीडियोज़ बहुत लंबी होती जाएंगी, फिर हम लोग इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादा लंबी वीडियो क्या होती है, बोरिंग हो जाती है, तो फिर उसको देखने में भी आपको प्रॉब्लम्स रहती है, इतनी बड़ी वीडियो जो है। तो इसलिए हम लोग वो चीज़ें जो हैं वो आप, क्योंकि इसलिए तो पार्ट वाइज बनाने का फ़ायदा रहता है, क्योंकि अगर आप पार्ट वाइज देखते चलेंगे तो आपको ऑलरेडी वो चीज़ पता होगी कि अगर हमारी थीटा जो है अगर लेस देन 10 डिग्री होता है तो क्या चीज़ रहेगी, वो ऑलरेडी आपको पता रहता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब निकालते हैं लाइव लोड ऑन रूफ ट्रस, ठीक है। रूफ ट्रस पे लाइव लोड निकालते हैं, ठीक है। तो अगर रूफ ट्रस पे निकालें तो इसका फॉर्मूला रहता है 2/3 इंटू जो लाइव लोड पर्लिन पे निकल के आया होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाती है वो निकल के आ जाती है हमारा जो लाइव लोड लग रहा होता है रूफ ट्रस पे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 342.67 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो लोड लगेगा वो कहाँ पे, जो वेट लगेगा कहाँ पे लगेगा, ये लगेगा लाइव लोड किस पे, प्लान एरिया पे लगेगा। अब प्लान एरिया, टोटल लाइव लोड की अगर बात करें हम लोग, प्लान एरिया कितना है हमारा 30, ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे हाफ प्लान एरिया हमने फाइंड कर रखा है 30। तो इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल लाइव लोड हमारे पास निकल के आ जाएगा 10280 न्यूटन हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जो लाइव लोड हमारा इंटीरियर पैनल पॉइंट पे लगेगा और एक्सटीरियर पैनल पॉइंट पे लगेगा। इंटीरियर पैनल पॉइंट की बात करें तो फुल पैनल पॉइंट, और एक्सटीरियर पैनल पॉइंट की बात करें तो हाफ पैनल पॉइंट पे। अगर फुल पैनल पॉइंट की बात करें तो फुल पैनल पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया 4 फुल पैनल पॉइंट है। तो ये हमारे पास जो टोटल लाइव लोड निकल के आया है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 पैनल पॉइंट के लिए हमारे पास, पर पैनल पॉइंट के लिए हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है, लाइव लोड कितना लगेगा। तो वो वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है 2570 न्यूटन हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग किलो न्यूटन में कन्वर्ट करें तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद 2.57 किलो न्यूटन वैल्यू निकल के आ रही है। अब बात कर लेते हैं लाइव लोड ऑन एक्सटीरियर पैनल पॉइंट के लिए। एक्सटीरियर पैनल पॉइंट होते हैं हमारे जो हाफ पैनल पॉइंट होते हैं। तो हम लोगों ने फुल पैनल पॉइंट ए के लिए फाइंड कर लिया कि हमारे पास जो वैल्यू है 2570 न्यूटन है। अगर अब हम लोगों को इसकी वैल्यू को फाइंड करना है हाफ के लिए तो इसको डिवाइड कर देना 2 से, क्योंकि अगर एक फुल पैनल पॉइंट के लिए फाइंड कर रखा है तो उसका आधा निकालना है। तो आधा क्या होता है, डिवाइड कर दो 2 से, तो आधा निकल के आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है वो आ रही है 1285, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ जाती है, अगर किलो न्यूटन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से तो 1.29 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी किलो न्यूटन में। इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे तो 85 को 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1.29 किलो न्यूटन हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई लाइव लोड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिन लोड कैलकुलेशन। बिन लोड कैलकुलेशन के लिए आपको चीज़ जो ज़रूरत है वो IS 875 का पार्ट 3 की ज़रूरत है। तो मैं भी आपके साथ IS को कोड जो है मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो साथ साथ में मैं भी आपके साथ इसको खोलूँगा तो आप भी अपना IS कोड जो उसको ओपन कीजिएगा और वहाँ पे जो जहाँ पे पेज नंबर मैं आपको बताता जाऊँगा उस पेज पे आप जाके एक बार देखिए जाइएगा मेरे साथ साथ, क्योंकि आपको हर एक चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला आता है डिज़ाइन विंड स्पीड। डिज़ाइन विंड स्पीड BZ जो होता है उसका फॉर्मूला रहता है BB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, पेज नंबर 5 पे मिलेगा। तो आप अपना पेज नंबर 5 जो है उसको ओपन कीजिए। अब वहाँ पे आपको सामने जो पेज नंबर 5 पे आप देख सकते हो क्लास नंबर 6.3 पे लिखा हुआ है डिज़ाइन विंड स्पीड BZ करके, ठीक है। तो उसके नीचे उन्होंने ABCD करके बताया हुआ है, रिस्क लेवल 10, रफनेस एंड हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, लोकल टोपोग्राफी जो होता है, इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर द साइक्लोनिक रीजन, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं। तो इसका फॉर्मूला नीचे आपको उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेस एज फॉलो में दे रखा है, BZ इज इक्वल टू BB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। तो ये K1 क्या होता है, K2 K3 K4 इसके बारे में उन्होंने प्रॉपर यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिया हुआ है। तो आप वहाँ पे देख सकते हो BB क्या होता है, हमारा बेसिक विंड स्पीड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक विंड स्पीड की, ठीक है। तो बेसिक विंड स्पीड का फॉर्मूला आपको कहाँ से मिलेगी, पेज नंबर 51 से जाके मिलेगी। तो आप अपना पेज नंबर 51 ओपन कीजिए। वहाँ पे पेज नंबर 51 की मैं आपको साथ में ओपन कर रहा हूँ मैं भी अपना IS कोड पे। तो आप इसको ओपन करके देखिए क्योंकि हर एक चीज़ आपको क्लियर करना ज़रूरी है। तो पेज नंबर 51 पे जाते हैं।
हाँ, तो पेज नंबर 51 पे आपको इनेक्स ए मिल रहा होगा क्लास नंबर 6.2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिटी और टाउन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बेसिक विंड स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में, सेकंड आपको दे रखा है आगरा। उसके बाद अहमदाबाद, अजमेर, यहाँ पे आपको सब सिटीज़ के बारे में बता रखा है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो है हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी विंड स्पीड बता रखी है, ठीक है। तो अगर हम लोगों की लोकेशंस क्या है, अहमदाबाद ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो अहमदाबाद के लिए अगर बेसिक विंड स्पीड आपने आईएस कोड में देखें तो सेकंड कौन सा अहमदाबाद है, अहमदाबाद के लिए कितनी है 39 हमारे पास जो निकल के आ जाती है, बीबी हमारे पास 39 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाता है अहमदाबाद के लिए। तो आपको पेज नंबर के ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे फाइंड कर रखा है। तो जब आपको एग्जामिनेशन में आप लिखते हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे आगे कि पेज नंबर 5 पे ये गिवन है, पेज नंबर 51 पे इनेक्स ए क्लास नंबर 6.2 पे ये चीज़ें गिवन है, तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं K1 की। K1 क्या होता है, हमारा रिस्क कोफिशिएंट होता है। तो ये टेबल 1 पे आपको गिवन है पेज नंबर 7 पे, ठीक है। तो आप अपने आईएस कोड का पेज नंबर 7 खोलिए, वहाँ पे क्योंकि मैं आपको साथ साथ क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा मेरे साथ साथ आप खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। कमेंट कर सकते हो, तो कमेंट का हम लोग आंसर करेंगे आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो K1 के लिए यहाँ पे हमें टेबल नंबर अगर देखो तो रिस्क कोफिशिएंट फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट विंड जोन्स, ठीक है। क्लॉज नंबर 6.3.1 में दिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, क्लास ऑफ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, मीन प्रोबेबल डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इन ईयर्स, और नेक्स्ट K1 फैक्टर्स फॉर बेसिक विंड स्पीड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिक विंड स्पीड जो है 33, 39, 44, 47, 50 और 55 के लिए गिवन है। तो अभी हम लोगों को किसके लिए फाइंड करना है, हम लोगों की जो डिज़ाइन लाइफ ऑलरेडी हमें क्वेश्चंस में गिवन है कि कितनी है 25 ईयर्स है, ठीक है। डिज़ाइन लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन, आप क्वेश्चन में जब हम लोग क्वेश्चन मैंने आपको बताया था तो आपने क्वेश्चन लिखा होगा तो आपको पता होगा कि 25 ईयर्स हमें ऑलरेडी गिवन है। तो 25 ईयर्स के लिए हम लोगों को फाइंड करना है K1 की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25 कौन सा है, हमारा जो सीरियल नंबर 3 है, बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंटिंग अ लो डिग्री ऑफ हैजार्ड, ठीक है, टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ द फेलियर वाला है। तो इसके लिए 25 के क्रॉसपोंडिंग कितनी देखनी है 39 की। तो 39 के लिए अगर आप देखोगे तो 39 सेकंड में ही है, ठीक है। पहले 33 के लिए दिया फिर 39 के लिए, तो 39 के लिए कितनी है K1 की वैल्यू 0.92। तो K1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है 0.92। नेक्स्ट आ जाता है हमारा K2, ठीक है। K2 क्या होता है, टेराइन रफनेस एंड द हाइट फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, पेज नंबर 8 पे जाके मिलेगा। तो पेज नंबर 8 पे चले जाते हैं। पेज नंबर 8 पे अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको एक टेबल मिल रहा है, टेबल नंबर 2 यहाँ पे लिख रखा है हमें। क्लॉज नंबर अगर मैं आपको बताऊँ तो क्लॉज नंबर 6.3.2.2 पे फैक्टर्स टू ऑब्टेन डिजाइन विंड स्पीड वेरिएशन विद हाइट इन डिफरेंट ट्रेंड्स, ठीक है। तो इससे कैसे मिलेगा, हाइट के रिस्पेक्ट से आपको मिलेगा, K2 की वैल्यू मिलेगी। और कैटेगरी कौन सी दे रखी है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 के लिए हमें मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें हाइट दे रखी है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि 20 मीटर के लिए, ठीक है। अगर हम लोग 20 मीटर के लिए देखें, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ पीछे जाके, जिसने नहीं देखा होगा अच्छे तरीके से। टेरेन कैटेगरी आप देख सकते हो 3 दे रखा है, और लाइफ की जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे तो देखो प्रोबेबल लाइफ ऑफ द रूपरेस्ट दे रखा था 25 ईयर्स, ठीक है। क्लास ए दे रखी है इसकी, ठीक है। तो कैटेगरी हमें कौन सी दे रखी है, कैटेगरी 3 दे रखी है, ठीक है। तो हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर आप जहाँ पे हाइट देख सकते हो, हाइट देखिए 20 मीटर। तो फर्स्ट हमें दे रखा है 10 मीटर के लिए, उसके बाद 15 मीटर, फिर 20 मीटर। 20 मीटर के लिए देख लिया हम लोगों ने। तो टेरेन की कैटेगरी कौन सी दे रखी है, हमें कैटेगरी दे रखी है थर्ड कैटेगरी के क्रॉसपोंडिंग अगर आप लोग देखोगे 20 के लिए तो वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी कौन सी, K2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.01। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी 3 में, तो जो हमारी वैल्यू है क्रॉसपोंडिंग टू 20 मीटर हाइट के लिए कितनी है 1.01 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये वैल्यू ले ली। अब बात कर लेते हैं K3 की। K3 की अगर मैं बात करूँ तो ये पेज नंबर 8 पे ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 6.3.3 पे ऑलरेडी आपको गिवन है। यहाँ पे अगर आप देखो 6.3.3.1 पे तो वहाँ पे आपको लिख रखा है द इफेक्ट ऑफ द टोपोग्राफी शैल बी सिग्निफिकेंट एट अ साइट व्हेन द अपविंड स्लोप थीटा इज मोर देन अबाउट 3 डिग्री एंड बिलो दैट द वैल्यू ऑफ K3 मे बी टेकन टू इक्वल टू 1, ठीक है। अगर वैल्यू उसकी लेस देन आती है, ठीक है, तो उसको जो हमारी स्लोप अपविंड स्लोप है अगर लेस देन आती है 3 डिग्री से तो उसका क्या रहता है, वैल्यू क्या हो जाती है K3 की 1 आ जाता है। टोपोग्राफी फैक्टर क्या रहेगा 1 रहेगा। तो K3 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं K4 की। K4 क्या है, हमारा इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर द साइक्लोनिक रीजन, ठीक है। तो ये कहाँ पे गिवन है, हमारा पेज नंबर 8 और 9 पे। 8 पे आप देख सकते हो 6.3.4 इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर साइक्लोनिक रीजन। तो अब आप पेज नंबर 9 पे चले जाइए।
पेज नंबर 9 पे आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी लास्ट में, अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ पोस्ट साइक्लोनिक इंपॉर्टेंस फॉर इमरजेंसी सर्विस के लिए, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, कम्युनिकेशन टावर्स होते हैं, उसके लिए K4 की वैल्यू 1.30 है। तो हम लोग किसके लिए डिज़ाइन करें, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर से, हमारा इंडस्ट्रियल शेड है, तो इसके लिए वैल्यू जो K4 की है 1.15 है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे 1.15। तो यहाँ से हमें BZ की वैल्यू मिल जाएगी BB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी BZ की, वो क्या निकल के आ जाएगी 41.67 मीटर पर सेकंड हमारे पास BZ की निकल के आ जाएगी। ये हमारी डिज़ाइन विंड स्पीड निकल के आ गई। अब बात करते हैं डिज़ाइन विंड प्रेशर की। तो डिज़ाइन विंड प्रेशर के लिए आपको फॉर्मूला गिवन रहता है PZ इज इक्वल टू 0.6 BZ स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज जो आपको ऑलरेडी गिवन है IS कोड पे, ठीक है। तो यहाँ से आप ये फॉर्मूलेस लेंगे 0.6 BZ स्क्वायर, और बिंड जो हमारा इसके अगर हम 0.6, तो BZ हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 41.67, तो इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे और इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 1041.83 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा बिंड लोड। तो बिंड लोड के लिए F के लिए जो फॉर्मूला होता है वो रहता है CP प्लस माइनस CPI इंटू A इंटू PZ, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये हमें जो PZ का फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें फाइंड करना है फोर्स का, F का, ठीक है, CP का फॉर्मूला F फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें जो है काफ़ी ज़रूरी चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो हमारा CP क्या है, CPI क्या है, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। उसके बाद A और PZ की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को पता है, तो अब हम बात करेंगे CPE और CPI क्या है, ठीक है, इन दोनों की चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं CPE, तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। मान लो आपके पास कोई ऐसे ये स्ट्रक्चर बना रखा है, जैसे मैंने ये बना रखा है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो, तो इसके ऊपर क्या एक तो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा, कोई बाहर से जो प्रेशर लग रहा होगा, एक हमारा इंटरनल प्रेशर होता है, ठीक है। तो CPE क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होता है, ठीक है। इंटरनल प्रेशर क्या हो, कैसे होता है, मान लो कि आपका कोई शेड है, उसके अंदर कोई डोर्स या विंडोज आपका ओपन रह जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि विंड जो है अंदर चली जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल प्रेशर बनाएगी वो, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंटरनल प्रेशर होता है, और ये बाहर से लग रहा होता है वो क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करना है, तो इसके लिए आप पेज नंबर 14 पे जा सकते हो। पेज नंबर हमारा जो 14 है, तो उसको आप ओपन कीजिए। पेज नंबर 14 पे आपको एक टेबल दिख रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट CP फॉर पिच्ड रूफ ऑफ रेक्टेंगुलर क्लैड बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको 3 केस दिख रहे हैं, ठीक है। H/W अगर लेस देन या इक्वल टू 1/2, यहाँ H/W हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू 1/2 से, और लेस देन या इक्वल टू 3/2 से, या H/W की वैल्यू है ग्रेटर देन है 3/2 से, और लेस देन है B से। तो इन सब के लिए 3 केसेस बनाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोगों को पहले फाइंड करनी पड़ेगी H/W की वैल्यू क्या निकल के आती है, ठीक है। तो H/W क्या होता है, आप अगर इस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा H हो गया और ये हमारा W हो गया, ठीक है। तो H कितना है हमारा 20 है, हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है 20 है, और जो हमारा W क्या आ जाएगा, ठीक है, हमारा W क्या आ जाएगा, हमारा 15 आ जाएगा। 15 क्या है, हमारा स्पान जो है वो कितना है 15 है, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो जाता है 1.33। तो ये कौन सा केस बन गया, हमारा केस सेकंड बन गया, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है, और 3/2 को अगर डिवाइड करके देखोगे आप तो उससे ये वैल्यू जो है कम आ रही है, 1.33 जो है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग अब फाइंड करेंगे, जो केस 2 बन गया, ठीक है। केस 2 के अकॉर्डिंग अब हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और अल्फा क्या है हमारा, जो स्टार्टिंग में मैंने एंगल लिया था अल्फा इज इक्वल टू थीटा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग बोला तो आप अल्फा मानो या थीटा मानो, तो उस तरीके से हम लोग इसको मान के चलेंगे, ठीक है। तो थीटा हमारा कितना आ रहा है 80, हमारा 21.8 डिग्री जो निकल के आ रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे इसको हम लोगों को फाइंड करने के उन्होंने जो बता रखा है, एक तो जब हमारा बिंड का एंगल क्या होगा 0 डिग्री पे होगा। अगर आप IS कोड का आपके पास है, अगर ओपन है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो नीचे एक डायग्राम बना रखी है EFGH। तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है EFGH बना रखा है, और यहाँ से 2 तरीके से, ठीक है, इसके ऊपर बिंड लगती है। एक तो लग रहा है प्रेशर जो लग रहा है, एक तो 0 डिग्री पे बिंड 0 डिग्री पे, और एक 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इन दोनों के लिए हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे 0 डिग्री के लिए तो कहाँ पे कौन सा हो जाएगा, EF और GH हमारा हो जाएगा। और जब हम बात करेंगे 90 डिग्री के लिए तो क्या हो जाएगा, EG, और 0 डिग्री में क्या हो जाएगा, EF और GH, और जब 90 डिग्री की बात करेंगे तो EG और FH, ठीक है। तो इन सब के लिए हम लोग फाइंड करेंगे।
ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी अगर आप देखो तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ EF GH मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ। अगर आपके पास IS कोड है क्लास नंबर 7.3.2.2 जो पेज नंबर 14 पे आप हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा सबसे पहले लिख रखा है उन्होंने बिल्डिंग हाइट रेशियो, ठीक है। उसके बाद रूफ एंगल अल्फ़ा जो उन्होंने लिख रखा है तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने थीटा हम लोगों ने जो फाइंड करा था वही अल्फ़ा है हमारा। उसके बाद बिंड एंगल उन्होंने दे रखा है थीटा, ठीक है। 0 डिग्री के लिए EF और GH लेना है और जो बिंड एंगल जब हमारा थीटा जो है 90 डिग्री होगा तो EG और FH लेना है, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें इंटरपोलेशन वगैरह करनी पड़ेगी। तो इंटरपोलेशन कैसे करते हैं आई होप आप सब लोगों को पता होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो वह मैं आपको सिखा दूंगा अभी किस तरीके से इंटरपोलेशन करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो आपको थीटा की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 0 के लिए दे रखी है, 5 के लिए दे रखी है, 10 के लिए दे रखी है, 20 के लिए दे रखी है, 30 के लिए, 45 के लिए उसके बाद और उसके बाद 60 के लिए दे रखी है, ठीक है। लेकिन हमारी थीटा की वैल्यू कितनी है 21.8 डिग्री। तो हमें किसके लिए निकालना है, हमें निकालना 21.8 डिग्री के लिए, ना कि हमें यहाँ पे हमें जो गिवन है वो 20 के लिए 30 के लिए, तो इनके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं पहले EF साइड के लिए। थीटा ले रहे हैं हम लोग 0 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो हम आप देख सकते हो EF के लिए, तो EF के लिए पहले देखेंगे कि हमारा देखो 21.8 डिग्री किसके बीच आ रहा है, 20 और 30 के बीच आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको 20 डिग्री के क्रॉसपोंडिंग वैल्यू देखनी EF की। तो 20 डिग्री के अगर देखोगे 20 डिग्री के लिए EF की वैल्यू देखोगे तो कितनी वैल्यू दे रखी है -0.7 आ जाएगी, ठीक है। तो -0.7 आप लिख लोगे यहाँ पे 20 डिग्री के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हम लोग किसके लिए देख रहे हैं अभी, EF के लिए देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 30 डिग्री के लिए देखोगे तो 30 डिग्री के लिए हम लोगों की कितनी है -0.2 है, ठीक है। तो -0.2 आप देख सकते हो 30 डिग्री के लिए कितनी है -0.2 है। आपको के सेकंड देखना है, ठीक है ना। के सेकंड पे आप देखिए के सेकंड जो आपको 1/2 लेस देन इक्वल टू H/W लेस देन इक्वल टू 3/2, ठीक है। के सेकंड बन रहा है तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि के सेकंड बन रहा है। आप केस फर्स्ट नहीं देखिएगा कि आपको वैल्यू ना मिले। के सेकंड जो दूसरे नंबर पर दे रखा है और उसके नीचे केस थर्ड दे रखा है, ठीक है। तो के सेकंड पे आप देख सकते हो 20 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे 30 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 डिग्री। उसी तरीके से -0.2 -0.07, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं बेसिकली 30 में से 20 को माइनस कर रहे हैं और -0.2 माइनस इसमें से माइनस कर रहे हैं 0.7 को। तो इस तरीके से आएगा -0.2 माइनस इंटू -0.7 तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.5, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक है। हमें निकालने कितने के लिए है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा 21.8 डिग्री है उसको माइनस कर लेंगे किससे 20 डिग्री में से। हम क्या करने वाले हैं 1.8 डिग्री के लिए वैल्यू निकालने वाले हैं। तो हमने क्या किया 21.8 डिग्री -20, तो ये कितना आ जाएगा 1.8 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं तो 0.5 डिवाइडेड बाई 10 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 1.8 डिग्री, ठीक है। इसको 1.8 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.09। तो ये किसके लिए वैल्यू निकल के आ गई 1.8 डिग्री के लिए। तो 20 डिग्री के लिए ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखी है, हमें गिवन है। यहाँ पे अगर आप देखो IS कोड में -0.7, तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेंगे -0.7 प्लस 0.09, तो हमारे 21.8 डिग्री के लिए जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी -0.61 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो CP प्लस माइनस लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है, वो भी हर एक चीज़ हम आपके साथ क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है GH के, ठीक है। अगर हम लोग GH के लिए देखें तो आप कोड पे जाके देखिए यहाँ पे 20 डिग्री के लिए आपको वैल्यू दे रखी है -0.5 और 30 डिग्री के लिए वैल्यू दे रखी है -0.5। तो 10 डिग्री के लिए क्या होगा 30 - 20 करेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन -0.5 सॉरी माइनस इंटू -0.5 करके देखो अगर आप तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। तो अगर आप देखो अगर हम लोग किसके लिए फाइंड करने वाले हैं 1.8 डिग्री के लिए फाइंड करने वाले हैं ना 21.8 -20 करेंगे तो 1.8 डिग्री आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो 1.8 0/10 इंटू 1.8 डिग्री करेंगे तो 0 ही आएगा। किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। तो 1.8 डिग्री के लिए 0 है तो 21.8 डिग्री के लिए वैल्यू जो निकल के आने वाली है सेम वही वैल्यू निकल के आ जाएगी -0.5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर ली। GH के लिए कितनी आ गई -0.5 हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। अब हम बात करते हैं बिंड एंगल की जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू कौन सी साइड कौन सी हो जाएगी EG साइड हो जाएगी। EG साइड में अगर आप लोग देखो तो 20 डिग्री के लिए जो हमारी वैल्यू दे रखी है वो कितनी है -0.8। इस कोड पर आप देखिए तो -0.8 है और 30 डिग्री के लिए देखें तो -0.8 है। केस सेकंड है, केस सेकंड में देखिएगा, केस 1 या केस थर्ड में नहीं देखिएगा, तब आपको वैल्यूज़ डिफरेंट मिलेंगी। केस सेकंड में देखिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना कि केस सेकंड बन रहा हमारा।
तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। अब 10 डिग्री के लिए क्या होगा, 30 माइनस 20 और माइनस 0.8, जैसे हम लोग यहाँ पे वही है माइनस 0.8 माइनस इंटू माइनस 0.8, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी, तो ये करेंगे तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस 0.8 प्लस 0.8 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी वैल्यू सेम वही निकल के आने वाली है जो वैल्यू हमारे पास 20 डिग्री के लिए होगी, ठीक है। 1.8 के लिए निकालेंगे तो 0/10 मल्टीप्लाइड बाई 1.8, 1.8 कैसे आ रहा है, 21.8 माइनस 20 करके, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना किस तरीके से ले रहे हैं हम लोग। तो 21.8 डिग्री के लिए 1.8 डिग्री के लिए 0 है, तो इसको प्लस करेंगे तो वही रह जाएगा, माइनस 0.8 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ईजी साइड के लिए फाइंड कर ली। अब बात करते हैं एफ एच साइड के लिए, ठीक है। हमारा जो एफ एच साइड है उसके लिए वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 21.8 डिग्री हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है, ठीक है। तो अब 20 डिग्री के लिए कितना है, अगर आप देखो तो इसमें एफ एच साइड में तो माइनस 0.6 है, IS कोड पे गिवन है, और 30 के लिए कितना है, माइनस 0.8 है। 10 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, माइनस 0.8 माइनस इंटू माइनस 0.6, तो वैल्यू अगर जब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 0.8 प्लस 0.6 करेंगे तो माइनस 0.2 ही वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 21.8 डिग्री में से माइनस करना है 20, ठीक है ना। हम वैल्यू किसके लिए फाइंड करने वाले हैं, 1.8 डिग्री के लिए। तो 1.8 डिग्री के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1.8 डिग्री, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस 0.076, सॉरी माइनस 0.036, ठीक है। तो 21.8 डिग्री के लिए वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, माइनस 0.6 में से प्लस करेंगे हम लोग क्या, माइनस 0.036, तो वैल्यू जो टोटल निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 0.636, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है। तो हम इनमें से जो चारों वैल्यू निकली हैं इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसको कंसिडर कर लेंगे हमारी CPE, ठीक है। हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट कंसिडर करेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये देख सकते हो माइनस 0.8, तो हमारी जो CPE की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.8 हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट की, ठीक है। आपने CPE की वैल्यू तो फाइंड कर लिया, अब बात करते हैं इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट की। तो इसकी वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, पेज नंबर 11 पे चले जाइए आप। तो मैं भी आपके साथ पेज नंबर 11 पे जाता हूँ, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर बताना चाहता हूँ ये, कि आपको बाद में कोई डाउट ना रहे। पेज नंबर 11 पे जाने के बाद में यहाँ पे क्लास नंबर 7.3.2.2 यहाँ पे ऑलरेडी मैंने गिवन कर रखा आपको पेज नंबर 11 पे। तो हमें बॉल ओपनिंग से ऑलरेडी क्वेश्चन में अगर देखें तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, बॉल ओपनिंग से आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है क्वेश्चन में। ये देखिए ओपनिंग ऑफ वॉल्स कितना है, 10% प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो 10% आपको ओपनिंग है। अब बात करते हैं यहाँ पे चले जाते हैं कोड में, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। क्लास 7.3.2 पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिख रखा है, बिल्डिंग विद मीडियम एंड लार्ज ओपनिंग्स में आल्सो एग्जिबिट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरनल प्रेशर। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरनल प्रेशर कैसे लेना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, CPE की वैल्यू अगर हमारे पास नेगेटिव आती है, ठीक है, यहाँ पे अभी वैल्यू आई है नेगेटिव, तो इंटरनल प्रेशर जो लेना है हमें लेना है नेगेटिव, ठीक है, वो भी नेगेटिव लेना है। अगर CPE की वैल्यू आती है पॉजिटिव तो इंटरनल प्रेशर की वैल्यू लेनी है पॉजिटिव। अब बात करेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि हमें लेनी होती है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, अगर CPE की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, आपने इंटरनल प्रेशर की पॉजिटिव लेगी तो वैल्यू आपस में से माइनस प्लस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर हमें मैक्सिमम बनानी है तो मैक्सिमम कैसे बनेगी, अगर CPE की नेगेटिव है तो इंटरनल प्रेशर की भी नेगेटिव लेनी है, अगर CPE की पॉजिटिव है तो इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट की भी पॉजिटिव लेनी है। तो इस तरीके से वैल्यू क्या बनेगी, हमारी मैक्सिमम बनेगी दोनों कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ठीक है। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा रहा हूँ। तो इसमें सॉरी CPE की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आई है, तो इसकी वैल्यू इंटरनल प्रेशर की भी हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्डिंग विद मीडियम ओपनिंग्स बिटवीन 5 and 20% ऑफ द वॉल एरिया शेल बी एग्जामाइंड फॉर एन इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ 0.5 एंड लेटर विद एन इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ माइनस 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हमारी ओपनिंग जो है 5 से 20% के बीच में है तो जो हम लोग इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट लेंगे वो लेंगे 0.5 प्लस माइनस, ठीक है। अगर तो CPE प्लस में है तो हम प्लस लेंगे, और CPE माइनस में है तो माइनस में लेंगे। और अगर 20% से ज़्यादा है तो इसी में आपको नीचे लिख रखा है प्लस 0.7 लेना है, ठीक है, प्लस में और माइनस में। तो हमारे पास कितना है, 10% है, तो ये किसके बीच में है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 5 से 20% के बीच में है, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, हम लेंगे माइनस 0.8 लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास CPI की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 0.5 हम लोग ले लेंगे इसको, ठीक है। अब बात करते हैं एक की, ठीक है। अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं तो यहाँ पे हमें CPE मिल गया, CPI मिल गया, PZ की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, आप 0.6 इंटू BZ का स्क्वायर करके यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है। अब बात करते हैं एक की, यहाँ पे सॉरी
तो ए हमारा क्या है यहाँ पे, ए की बात करें तो ए क्या है हमारा, हाफ स्लोप एरिया। हाफ स्लोप एरिया हमने स्टार्टिंग में ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, 32.31 हम लोगों ने फाइंड कर रखा है। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये जो फॉर्मूला है, सी पी की वैल्यू, सी पी आई की वैल्यू, ठीक है, और ए और पी जेड की वैल्यू सबकी पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो -0.8, तो पी जेड की पी आई की वैल्यू मैंने आपको बताया कि इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू प्लस माइनस में से कौन सी लेनी है जिससे हमें मैक्सिमम मिले। तो सी पी आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में है, तो इसकी वैल्यू भी हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो -0.5 मल्टीप्लाइड बाई कर देंगे किसे, हमारे पास जो हाफ स्लोप एरिया है 32.31 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और पी जेड की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर रखी है ऑलरेडी, यहाँ पे आप देख सकते हो 1041.83, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। और फाइनल हमारे पास एफ की जो वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, वो कितनी निकल के आ रही है हमारे पास, 43,759.990 न्यूटन हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को एफ़ की वैल्यू फाइंड कर ली हम लोगों ने, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन बेसिकली इंडिकेट करता है सक्शन का, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। अब बात करते हैं बिंड प्रेशर की, बिंड लोड की, ठीक है। बिंड लोड जो है हमारा इंटरनल, जो हमारे इंटीरियर पैनल पॉइंट और एक्सटीरियर पैनल पॉइंट के लिए क्या होगा। इंटीरियर पैनल पॉइंट आपको पता है कि जो हमारे फुल पैनल पॉइंट होते हैं, एक्सटीरियर पैनल पॉइंट क्या होते हैं, हाफ पैनल पॉइंट। तो ये अगर हमारे पास फुल वैल्यू निकल के आई हुई है, ठीक है, तो इसको अगर 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि फुल पैनल पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 4 फुल पैनल पॉइंट है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू निकल के आ रही है 10,939.9964 न्यूटन, ठीक है। तो इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, 1000 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको अगर अप्रॉक्स में करें तो 10.939, तो 939 को हम 94 लिख सकते हैं, तो 10.94 किलो न्यूटन हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, इंटीरियर पैनल पॉइंट के लिए। तो एक्सटीरियर पैनल पॉइंट की अगर बात करें तो एक्सटीरियर पैनल पॉइंट क्या होते हैं, एक्सटीरियर पैनल पॉइंट हो गया, ठीक है, जो हाफ पैनल पॉइंट होते हैं। एक फुल पैनल पर पैनल पॉइंट के लिए हम फाइंड कर रहे थे, तो 4 से डिवाइड करा तो ए के लिए हमें पता चल गया है कि 10.94 किलो न्यूटन आ रही है। किलो न्यूटन में अगर बोलें और अगर न्यूटन में बोलें तो 10,939.9964 न्यूटन आ रही है, ठीक है। तो वैसे एक्सटर्नल पैनल पॉइंट के लिए अगर देखें तो इसको क्या करना होगा, एक फुल पैनल पॉइंट को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इंटीरियर पैनल पॉइंट की हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो 10.94 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, क्योंकि किलो न्यूटन में ही करनी है बाद में कन्वर्ट, तो सीधा 10.94 को डिवाइड कर लो 2 से, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 5.47 किलो न्यूटन। आप ऐसा नहीं है कि इसको बोलो 10.94, आप सीधा भी कर सकते हो, 10,939.9964 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कुछ वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, ठीक है। उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि हम लोगों ने किलो न्यूटन में जो वैल्यू ली है उसी को 2 से डिवाइड करा ना। 10.94 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो भी वैल्यू सेम आएगी ना, सेम ही वैल्यू आएंगी, तो 5.47 किलो न्यूटन वैल्यू निकल के आएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने, मैंने आपको सभी चीज़ें यहाँ बता दी किस तरीके से हम लोगों ने प्रीलिमिनरी कैलकुलेशंस करनी है पहले, उसके बाद हम लोग इसका डेड लोड निकालते हैं, फिर लाइव लोड निकालते हैं, फिर हम लोगों ने विंड लोड किस तरीके से निकालना है, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट कैसे लेने हैं, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट कैसे लेने हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट के लिए पेज नंबर 14 पे जो आपको केस 3 गिवन है, उनको बड़े अच्छे तरीके से आपको, ठीक है, उनको देखते समय आपको कोई भी मतलब गलती नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ से आपको टेबल से वैल्यू लेनी है और फिर इंटरपोलेशन करनी पड़ सकती है आपको, क्योंकि थीटा की वैल्यू आपको बहुत ही रेयर केस में अगर 20 मिल जाए या 30 मिल जाए ऐसा मिलती है, नहीं तो आपको बीच में ही मिलेगी 22, 21 कुछ ऐसे करके मिलेंगी, तो फिर आपको इंटरपोलेशन करनी पड़ सकती हैं। तो इस तरीके से हम लोग बाद में वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर हम लोग जो वैल्यू हमारे पास फाइनल निकल के आती है उसको इंटीरियर पैनल पॉइंट और एक्सटीरियर पैनल पॉइंट के लिए फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये सब देखा कि किस तरीके से इनको फाइंड करना है, हम लोग जो डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर एक और इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, नहीं तो हम लोग इसका डिज़ाइन, जो पर्लिन का डिज़ाइन होता है, प्रिंसिपल राफ्टर रहेगा, टाई का डिज़ाइन रहेगा, ठीक है, तो वो सब चीज़ों का डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं तो वो मैं आपको सिखाना शुरू कर दूँगा, उसके ऊपर हम लोग वीडियोज़ लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, वहाँ पे भी हम आपके जो डाउट्स वगैरह होंगे उसका भी आंसर करेंगे। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको कोई वीडियो में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है या कोई चीज़ आप बताना चाहते हो, सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप मोस्ट वेलकम है आपका, आप हमें कोई कमेंट करके बता सकते हो, तो हम उस चीज़ को भी कंसिडर करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और साथ में अब हम लोगों ने इसके साथ साथ में जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, ठीक है, अब हम लोग इसके इसी चैनल पे मैं करंट अफेयर को भी लेके आ गया हूँ, ठीक है। अगर आप किसी एग्जाम के रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो एसएससी जेईई के क्वेश्चन वगैरह रहते हैं उसको तो मैं कवर कर ही रहा हूँ, साथ में रीजनिंग को कवर कर रहा हूँ, जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं उसको भी हम लोग प्रॉपर कवर कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने नंबर सीरीज़ की, उसमें सीरीज़ जो है उसको खत्म करा हुआ है। 70 क्वेश्चन मैंने उसके करवाए हैं आपको, जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं करवाया कि जो किसी एग्जाम पे नहीं आया, आपको प्रॉपर बताया हुआ है कौन से एग्जाम में आया हुआ है, आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो, उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी देता हूँ
वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस सेशन के लिए वो भी एग्जाम्स के क्वेश्चन रहते हैं, तो उसका भी प्रॉपर हम लोग कर रहे हैं। तो उसको भी वीडियोज़ का अगर किसी एग्जाम के रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। और सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो वीडियोज़ रहती हैं वो तो ऑलरेडी हम लोग जो उसके MCQs वगैरह रहते हैं SSC JEE RRB JEE के प्रॉपर कवर करते चलते हैं, और प्रॉपर डेप्थ में आपको मैं कवर करवाता हूँ कि अगर एक कोई टॉपिक है उसके रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके रिलेटेड भी हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं। और जो जनरल रहता है कुछ चीज़ें जो आपको बतानी रहती है इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो वो तो ऑलरेडी हम लोग साथ में अपलोड करते हैं। और DSS की सीरीज़ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे साथ चल रही है, तो इसको भी साथ साथ में हम लोग लेके चल रहे हैं। तो आप अगर कोई भी वीडियोस वगैरह अगर आप देखना चाहते हो तो आप ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।